नल पुराण इतिहास के 91वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी न किसी एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट वीडियो में प्रसारित करते हैं और आज भी मैंने प्रसारण के लिए एक कमेंट चुना है और जो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है सतीराम राजभर और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं आपके सभी वीडियो देखता हूं, मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और आप अपने चैनल पर मेरा नाम प्रसारण करने की कृपा करें। तो देखिए सतीराम राजभर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। हम आप जैसे विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं का स्वागत करते हैं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 90वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 90वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल सोने के कलश उतार लाते हैं और राजा द्रगपाल परवाना लिख करके भेजते हैं महाराज नल के पास और उस परवाने में लिखा हुआ था कि दिखनी चीर जो जीर्ण देश में मिलेगी उसको लेने कोई और योद्धा नहीं जाएगा। हम जो दूल्हे है, राजकुमार है, जिसका विवाह करना है, उसका पराक्रम देखना चाहते हैं। वह कितना पराक्रमी है, वही स्वयं जाएगा दिखनी चीर लेने के लिए। श्रोताओं, जब परवाना पत्रवाहक लेकर के, खत ले जाने वाला लेकर के महाराज मनसुख के पास आया और मनसुख ने जब परवाना पढ़ा तो परवाने को पढ़कर के नल और मनसुख दोनों विचार मग्न हो जाते हैं। अपनी सभा का आयोजन किया, सभा बुलाई और उस सभा में विचार करने लगे कि राजा की शर्त बड़ी कठिन है, क्योंकि जो दिखनी चीर है एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता था उस जमाने का। जैसे आज के जमाने में साड़ियां होती है, उसी तरीके से उस जमाने में दिखनी चीर एक विशेष प्रकार की साड़ी थी और दिखनी चीर केवल जीन देश में ही मिलती थी, परियों के देश में ही मिलती थी। अंत किसी स्थान पर मिलना संभव नहीं था। तो ये बात राजा नल और मनसुख विचार कर रहे हैं। पास में ही रूपचंद जो दूल्हे बना हुआ है, वो लड़का भी बैठा हुआ है मनसुख गुजर का। नल कहने लगे, भाई मनसुख, दिखनी चीर केवल मैं ला सकता हूं, क्योंकि मुझे दिखनी चीर के बारे में जानकारी है। मैं एक बार राजा बुद्ध के कहने पर भी दिखनी चीर लेकर के आया था। मैं स्वयं गया था जीन देश को और वहां से दिखनी चीर लेकर के आया, परंतु राजकुमार रूपचंद की आयु तो 20 वर्ष है, अल्प आयु का लड़का है, ये कुछ नहीं जानता है, ये कैसे दिखनी चीर लेकर के आएगा। श्रोताओं, रूपचंद ने जब ये बात सुनी तो रूपचंद कहने लगा महाराज नल से कि महाराज, मैं अल्प वयस्क अवश्य हूं, आप जैसी बुद्धिमानी, श्रेष्ठता और योद्धा तो मैं नहीं हूं, परंतु आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से यदि आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं आपकी ये शर्त पूरी कर सकता हूं। मैं आपकी जो समस्या है उसे हल कर सकता हूं। राजा नल कहने लगे, बेटे, अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम कैसे मेरी समस्या का समाधान करोगे। मनसुख और नल दोनों रूपचंद से बातें कर रहे हैं। तभी रूपचंद कहने लगा कि यदि मुझे वीर वरण घोड़ा दिया जाए, महाराज नल वाला घोड़ा मुझे दे दिया जाए, तो मैं अवश्य ही जीन देश से दिखनी चीर ला सकता हूं। देखो श्रोताओं, राजा नल कहने लगे, ठीक है पुत्र, जब चीर तुम्हें ही लाना है तो चलो, मैं वीर वरण घोड़ा तुम्हें प्रदान करता हूं। तो वीर वरण घोड़े से राजा नल कहने लगे कि देखिए भाई घोड़ा, मैंने नल कह रहे हैं अपने घोड़ा वीरवरण से कि देखिए भाई घोड़ा,
तैने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। जहां मुझे तेरी आवश्यकता पड़ी, जैसी आवश्यकता पड़ी, वहां तैने मेरा पैसा साथ दिया। परंतु आज मेरा ये पुत्र, मेरे ये मित्र का पुत्र रूपचंद तुम्हें लेकर के जीन देश को जाना चाहता है। वहां से दिखनी चीर लाएगा। इस राजा की शर्त बड़ी कठिन है, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। हे श्रोताओं, जब राजा नल की ये बात वीरवरन ने सुनी तो वीरवरन घोड़ा कहने लगा, महाराज, जीन देश का मार्ग मैं जानता हूं। मैं जीन देश राजकुमार रूपचंद को पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ जीन देश गया हुआ हूं, इसलिए मुझे मार्ग का पता है। परंतु दिखनी चीर लाने का कार्य तो रूपचंद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक अश्व हूं और मैं ये मानवीय कार्य कर नहीं सकता। इसलिए मैं केवल तुम्हारे पुत्र की सहायता करूंगा और आपको ये वचन देकर के जा रहा हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक रूपचंद का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिखनी चीर रूपचंद के द्वारा लेवा करके ले आऊंगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने जब वीरवरन की बात सुनी तो मनसुख और नल दोनों प्रसन्न हो गए। नल कहने लगे कि बेटे रूपचंद, तैयार हो जाओ, झिलम टोप बख्तर पहन करके, हथियार तैयार करके सुसज्जित हो जाओ। क्षत्रिय कभी डरते नहीं है, क्षत्रिय तो रण के लिए उत्साहित होते हैं। जाओ पुत्र, विजयी होकर के लौटो। श्रोताओं, जब रूपचंद ने राजा नल की ये बात सुनी तो सुसज्जित हो गया, तैयार हो गया जीन देश को जाने के लिए। राजा नल ने कहा कि मार्ग में कहीं भी नहीं रुकना होगा। यदि मार्ग में कहीं रुके तो एक भीलों की नगरी पड़ती है, और यदि उस नगरी में रूपचंद को उतारा तो अवश्य ही धोखा खा जाओगे। राजा नल ने वीरवरन घोड़े को यह बात पहले ही समझा दी। देखिए श्रोताओं, अब तो राजकुमार रूपचंद वीरवरन घोड़े पर सवार हो गया और महाराज नल वाली तलवार, जो 7 धार की तलवार थी, वह तलवार अपने हाथ में ले ली, मणियों की माला गले में धारण कर ली, सिर पर छत्र धारण कर लिया और अपने घोड़े वीरवरन को लेकर के जीन देश के लिए रवाना हो गया। चल देता है श्रोताओं जीन देश के लिए इकलौता पुत्र राजा मनसुख का। चला जा रहा है, क्योंकि घोड़ा तो उड़ना था, उड़ गया आकाश में। जैसे कबूतर आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे आकाश में घोड़ा उड़ता हुआ चला जा रहा है। घोड़े की चाल तो वायु को भी लज्जित कर रही थी। पवन के वेग से उड़ रहा था घोड़ा, जल थल गगन तीनों में समान गति से चल सकता था। वह था वीरवरन घोड़ा। भगवान सूर्य का पुत्र था और चलने में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। देवताओं के पास भी कई हजारों वर्ष तक रहा था। श्रोताओं, उसी अश्व की पीठ पर बैठा हुआ है रूपचंद, चला जा रहा है और घोड़ा अंतरिक्ष में सर्राटे भरता हुआ उड़ रहा है। श्रोताओं, घोड़े ने देखा कि भीलों की नगरी आ चुकी है और वह जानता था कि यह भीलों की नगरी वही नगरी है जहां मेरे साथ एक बार धोखा हो चुका है। तो ये जब भीलों की नगरी रूपचंद ने देखी तो रूपचंद अपने घोड़े वीरवरन से कहने लगा कि घोड़ा, देखिए कितना सुंदर शहर है और इस शहर में मुझे उतारिए। मैं देखना चाहता हूं ये कैसा शहर है, मुझे थोड़ी प्यास भी लगी हुई है। वीरवरन कहने लगा, बेटे यदि तुम यहां उतरोगे तो अवश्य मारे जाओगे, धोखा खा जाओगे, यहां मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं उतरने दूंगा। श्रोताओं, वीरवरन ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और उस भील देश को भी निकाल दिया। श्रोताओं, जैसे ही भीलों की नगरी को पार किया तो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र आरंभ हो गया। वह स्थान आरंभ हो गया जहां परिदेश के नजदीक पहुंचना था। वीरवरन तो पहले ही जानता था कि परियों का देश इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। वह तो एक अदृश्य होने वाली शक्ति से सुसज्जित देश है और उसमें केवल मैं ही इसे पहुंचा सकता हूं। उसको बादलों का आवरण ढके हुए रहता था। परंतु श्रोताओं, वीरवरन उसे पहले ही देख चुका था राजा नल के साथ, तो उसे जीन देश तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई।
और जिन देश में जब घोड़े ने प्रवेश किया तो वहां का वातावरण तो अलग ही था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। परियों का देश था। बहुत सुंदर बसा हुआ नगर और चारों तरफ से परकोटाओं से सुसज्जित, जिसके अंदर एक तालाब बन रहा था और तालाब पर अच्छा सुंदर घाट बना हुआ था और वहां कुछ अप्सराएं जो परी थी वो नग्न स्नान कर रही थी। देखिए श्रोताओं, अब रूपचंद मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं जिन देश में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पहले तो मेरे घोड़े को पानी पिलाना चाहिए और मैं स्वयं पानी पीऊंगा। तो घोड़ा जो वीरवरन था रूपचंद ने वहां उतार दिया। वीरवरन से रूपचंद कहने लगा कि पहले आप जलपान कीजिए और मैं भी जलपान करूंगा। श्रोताओं, घोड़े ने पानी पिया और रूपचंद ने भी पानी पी लिया, परंतु देख रहा है कि कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां इस ताल में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं और उनके वस्त्र जो ताल था, सरोवर थी, उसकी पार पर रखे हुए हैं। श्रोताओं, अब तो रूपचंद ने समय नहीं लगाया, मन में विचार करने लगा कि जो जल में नग्न स्नान करता है उसके वस्त्रों का अपहरण कर लेना चाहिए, उसके वस्त्रों को दूर हटा देना चाहिए। यह सोच करके अल्प आयु का लड़का था, मन में विचार नहीं किया। बुद्धि कुछ इतनी मैच्योर्ड नहीं थी, समझदारी कम विकसित हुई थी। इसलिए रूपचंद ने उन परियों के वस्त्रों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके अपने घोड़े वीरवरन की पीठ पर बैठ गया। और जब वीरवरन की पीठ पर बैठा तो वो परी जो स्नान कर रही थी उनमें से एक परी का ध्यान रूपचंद पर गया। और जब रूपचंद पर ध्यान गया तो अन्य परियों से कहने लगी कि देखो बहन, ये तो हमारे वस्त्रों को लेकर जा रहा है, ये कौन है? हे श्रोताओं, वो परियां जल के अंदर से रूपचंद से कहने लगी, अरे घोड़े वाले, तुम कौन हो और कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? रूपचंद बोला कि पहले तुम ये बताओ कि तुम इस जल में नग्न होकर के स्नान क्यों कर रही है, आप कौन हैं? वो परी कहने लगी कि हम जिन देश की अप्सराएं हैं और ये हमारा देश है, हमारा क्षेत्र है और हम तो इसमें नग्न स्नान करते हैं। हमारे यहां कोई भी मनुष्य का प्रवेश वर्जित है, परंतु तुम हमारे क्षेत्र में कैसे चले आए? और दूसरा काम, आपने हमारे वस्त्र भी चुरा लिए, आप कौन हो, आप ये बताओ। श्रोताओं, रूपचंद उन परियों पर आसक्त हो गया। नया लड़का था, सो मन में विचार आया कि इनसे सुंदर लड़कियां तो मुझे विवाह के लिए कहीं नहीं मिल सकती। तो परी भी मन में विचार कर रही है कि इससे वस्त्र ले लिए जाएं और वस्त्र लेकर के इसे मायावी जाल में फंसा दिया जाए। तो वो परी हंस करके उससे बोली कि देखिए लड़के, हम तुम्हें बहुत पसंद करती है, हम तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तुम जैसा राजकुमार तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र हो। कौन हो तुम, ये बताओ। हे श्रोताओं, अब तो राजकुमार रूपचंद उन परियों की बातों में बहक जाता है। परियों ने उसे बहला दिया और रूपचंद ने उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। और जब वस्त्र दिए तो परियों ने वस्त्र धारण किए और उस राजकुमार से कहने लगी कि रूपचंद, तू हमारे साथ चल, हम तुझसे विवाह करेंगे। तू प्रसन्न रहना, तुझ जैसा राजकुमार तो हमने पहली बार ही देखा है। देखो श्रोताओं, अब तो परियां रूपचंद को अपने जाल में फंसाना चाहती है और देखिए रूपचंद उनके जाल में फंस जाता है। रूपचंद कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। वीरवरन घोड़ा मन में विचार कर रहा है कि ये लड़का ना जाने क्या करेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे दिखनी चीर यहां से लेकर के चलेगा, परंतु चलो, जब तक मैं इसके साथ हूं इसका कुछ होने तो नहीं दूंगा। हे श्रोताओं, ये सोच करके वीरवरन भी उसके साथ साथ चल देता है। वीरवरन घोड़े को तो बाहर बांध दिया और वे परी कहने लगी कि राजकुमार, तुम हमारे महल के अंदर आ जाओ। उन परियों ने एक मायावी महल बना रखा था और
उस महल का काम था कि जो भी कोई परदेसी दूसरे देश का रहने वाला वह आता था, उसको वो परियां उस महल में बंद कर देती थी और बंद करने के बाद वह महल अंतरिक्ष में उड़ जाता था। अंतरिक्ष में वह महल घूमता रहता था और जो उसमें बंद होने वाला कोई परदेसी होता था उसी के अंदर मौत को प्राप्त हो जाता। श्रोताओं, वही काम उन परियों ने रूपचंद के साथ किया। रूपचंद को उस मायावी महल में प्रवेश करा दिया और रूपचंद उस जब मायावी महल में घुसे तो उन परियों ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और जो घोड़ा था वह बाहर बंधा रह गया और रूपचंद उस महल में बंद हो गया। और जैसे ही महल का दरवाजा लगाया, श्रोताओं, अब तो वह महल अंतरिक्ष में उड़ गया। रूपचंद को दिखाई दे रहा है कि महल का आकार बहुत छोटा हो गया है। महल तो मायावी था, अंतरिक्ष में उड़ रहा है। वो जैसे पहले उड़न खटोला होते थे परियों के देश में, ऐसे ही वो एक मायावी उड़न खटोला था और उस पर तंबू लगा करके उसे महल जैसा दिखा रखा था। चारों ओर से उसे बंद कर दिया गया और रूपचंद अब घबरा रहा है। रूपचंद मन में विचार कर रहा है कि अब मेरा क्या होगा, ये तो महल मुझे लेकर के उड़ रहा है। अब रूपचंद उस देश में उस उड़ने वाले महल में घूम रहा है, चारों तरफ डोल रहा है, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अब उसमें रोने लगा। मन में सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं अब बच नहीं सकता और दिखनी चीर तो क्या, मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे और मेरा वीर वरण घोड़ा भी मुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं उसे मेरे हाथों से बांध करके आया हूं। वह खुल नहीं सकता और खुल करके भी मेरी क्या सहायता करेगा। सोच रहा है, याद कर रहा है अपने घर वालों को। मरते वक्त जब आदमी की मौत नजदीक होती है तो समस्त घर वालों को याद करता है। याद करने लगा और याद करते वक्त उसे याद आई अपनी माता मोतनी की, जो कि राजा नल की पहली पत्नी थी। मन में सोचने लगा कि यदि आज माता गजमोतनी होती तो शायद मेरे प्राण इस तरीके से नहीं जाते। श्रोताओं, मोतनी भी देवराज इंद्र की अप्सराओं में से एक थी। उसी देश में रहा करती थी मोतनी। तो जब गजमोतनी ने यह देखा कि उसे कोई याद कर रहा है और याद करने वाला ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ही देश में है, तो विचार किया कि यह कौन हो सकता है। गजमोतनी ने शीघ्रता से देखा तो वो उड़ने वाला महल उड़ रहा था और उस महल में से एक लड़का रो रहा था। जब उसकी रोने की आवाज सुनी तो मोतनी समझ गई कि ये तो मेरे देवर मनसुख का पुत्र रूपचंद है। ये यहां क्यों आ गया, यहां कैसे आकर के फंस गया, मुझे तो इसके प्राण बचाने होंगे। श्रोताओं, अब तो गजमोतनी बहुत कम समय लगाती है और उस महल में प्रवेश कर जाती है जिस महल में रूपचंद बैठा हुआ उड़ रहा है। और रूपचंद जब रो रहा था तो रूपचंद को समझाया, कहने लगी, बेटा तुम यहां क्यों आ गए, क्या कारण है, तुम तो यहां आने लायक ही नहीं थे, कैसे आकर के इस देश में फंस गए। रूपचंद ने देखा कि उसकी माता गजमोतनी आ गई है तो गजमोतनी से लिपट करके रोने लगा, कहने लगा, माता मैं नहीं जानता, मैं यहां जीन देश में इसलिए आया हूं कि मेरा विवाह होने वाला था और विवाह में महाराज द्रगपाल की शर्त थी कि जीन देश से दिखनी चीर लाएगा तो ही तेरे साथ विवाह किया जाएगा। यदि इस शर्त का पालन नहीं हुआ तो मेरी लड़की का विवाह मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं करूंगा। हे माता, इसलिए मुझे जीन देश को आना पड़ा और यहां आकर के कुछ अप्सराओं ने मुझे इस महल में बंद कर दिया और अब मैं कैसे बचूंगा। जब ये बात गजमोतनी ने सुनी तो गजमोतनी बोली, बेटा रोने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। यहां से आगे का जो वर्णन है वो आपकी सेवा में मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद।